एक्सटॉर्शन में जो फिरौती मनी वसूली है नरेंद्र मोदी, वो उस कंपनी ने जिसने उन्हें फिरौती के रूप में धन दिया है, वो फिरौती का धन आम आदमी का है, उस आदमी का नहीं है। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने ऑल ओवर इन हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझ चुके थे कि आम आदमी कभी आवाज उठाएगा नहीं, आम आदमी कभी बोलेगा नहीं, आम आदमी को कुचल डालो, भिखारी बना दो, नंगा कर दो, सब कुछ लूट लो, फिर भी सांस नहीं लेगा। और तब जब उसे धर्म की घुट्टी पिला दिया जाए, सांप्रदायिक बना दिया जाए, जब उसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, जब उसे बरगला दिया जाए, तब तो वो एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और वही हुआ है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज फिर एक गंभीर मुद्दे के साथ आपके बीच। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं। अब वो जेल में बैठकर क्या कर रहे हैं वो तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल में को जेल में होने का सबसे बड़ा गम, दुख, तकलीफ या जो भी समझ लीजिए मोदी जी को है। परेशान हो चुके हैं। और उनकी परेशानी का कारण क्या है, ये है आज के इस लाइव के, मतलब आपसे जो जुड़े हैं, आपको जो बताना चाहते हैं उसकी रहस्यमय जानकारी। और वो आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं। मेरे दोस्त, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम चला रही है, जगह जगह गिरफ्तारियां दे रही है, घेराव प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री का घर घेरने की कोशिश किया, पहुंचने नहीं दिया गया। पूरे देश में तहलका मचा रखा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन क्या पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? देश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आपको जानना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद का रहस्य है क्या आखिर। मेरे दोस्त, मैं अक्सर आप लोगों को एक बात बताता हूं और फिर एक बार उस बात को आपके सामने रख देता हूं कि ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी से है, ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी द्वारा लाई हुई महंगाई से है, ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी के अत्याचारों और अनाचारों से है, ये देश जितना परेशान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदमों से है, ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी की चंदा उगाही से है, या यूं कह सकते हैं कि घोटाले का नेशनलाइजेशन करके लोगों से वसूली जो की जा रही है उससे है। ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद से है, ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानीवाद से है, ये देश जितना परेशान नरेंद्र मोदी से है, उससे इस देश से ज्यादा परेशान आज आरएसएस है। बाकी और पार्टियां तो परेशान है ही हैं, विपक्ष पूरा का पूरा परेशान है। किसी को तोड़ा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी खुलेआम नंगी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इसका असर जो समाज पे हो रहा है, जो देश पे हो रहा है, जो लोगों पे हो रहा है, उससे ज्यादा भविष्य पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी की कायरता, बुजदिली जो चीन के बॉर्डरों पे है, जहां चीन अतिक्रमण कर रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, देश में अनाचार हो रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश के 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज का कटोरा थमा करके लाइन में खड़ा कर दिया गया है, या झूठ की फैक्ट्री चलाई जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी नरेंद्र मोदी के अत्याचार इस देश पर हो रहे हैं, उन सारे अत्याचारों से
देश जितना छुटकारा पाना चाहता है, नरेंद्र मोदी से जितना देश छुटकारा पाना चाहता है, उतना ही छुटकारा पाना चाहता है आरएसएस। मैं आरएसएस को क्यों घसीट रहा हूं इस मामले में, आरएसएस की बात मैं क्यों कर रहा हूं इस मामले में मेरे दोस्त, क्योंकि आरएसएस की जो योजना थी वो तो धरी की धरी रह गई। नरेंद्र मोदी अपनी योजना आरएसएस पर भी थोप दी, पूरे देश पर तो थोपा ही। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश पर अघोषित इमरजेंसी लागू की, अब लगभग घोषणा के करीब है। कभी भी नरेंद्र मोदी इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। नरेंद्र मोदी में इस स्थिति में भी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव में जा सकें। चुनाव को किस तरह टालें या चुनाव में विघ्न किस तरह से पहुंचाएं, इस ताक में बैठे हैं नरेंद्र मोदी। और इन सारी परेशानियों से परेशान है आरएसएस, क्योंकि उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, क्योंकि उसकी योजनाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसने एक भस्मासुर को अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज ईडी, सीबीआई, जितने भी अत्याचार विपक्ष के नेताओं पर किए जा रहे हैं, कल का कल मोहन भागवत के घर पे ईडी, सीबीआई, आईटी तीनों पहुंच जाएगी अगर मोहन भागवत मुंह खोलें तो। लेकिन मोहन भागवत यानी आरएसएस चीफ मुंह नहीं खोल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को ये आदेश दे चुके हैं, इशारा कर चुके हैं, या ये समझ लीजिए कि गुप्त आदेश सभी आरएसएस के कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है। और उसका परिणाम क्या है? मैंने अभी आपको कहा कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के देश भर में भूख हड़ताल, रोड जाम, चक्का जाम, यानी हल्ला बोल, जो भी करना बन रहा है कर रही है, विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। नहीं करने दिया जा रहा है, गिरफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश में यह प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे ज्यादा जो देखने वाली और समझने और सोचने वाली बात है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है, वो ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी के पूरे देश के कोने कोने में इतने कैडर कहां से आ गए, इतने कार्यकर्ता कहां से आ गए, इतने प्रशंसक कहां से आ गए? कैसे आम आदमी पार्टी पूरे देश के कोने कोने में यह ऑर्गेनाइज कर पा रही है धरना, प्रदर्शन, विरोध, हल्ला बोल, जो भी? ये नरेंद्र मोदी की चिंता है। लेकिन चिंता ये नहीं है, चिंता ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है केजरीवाल के समर्थन में, उसमें आपको आरएसएस के सीधे आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के कैडर, आरएसएस के मेंबर, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए नेता सब देखे जा रहे हैं पूरे देश में। इसका मतलब एक बात और मेरी सामने आ गई, जो मैं बार बार कहता हूं, लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, अंदर की बातें। और वो ये अंदर की बात कि आरएसएस को इतना एग्रेसिव प्रमोशन देना और इतने एग्रेसिव तरीके से नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का इशारा करना, और अरविंद केजरीवाल का पूरे एग्रेसिव तरीके से नरेंद्र मोदी पर अटैक करना, क्योंकि आपने देखा विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, कोई इतना एग्रेसिव तरीके से नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं किया जितना एग्रेसिव तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। यहां तक कि उन्हें अडानी ग्रुप का मालिक बताया, सब कुछ उनका बताया, बेनामी संपत्तियों का धन कुबेर बताया, और आपको तो पता ही होगा कि चौथी फेल राजा की कहानी सुनाई, वगैरह वगैरह बहुत से। यानी इतना चिढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने कि अंत में नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल यानी आरएसएस के जाल में फंस गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। भेजने के बाद क्या हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो भेजने के बाद क्या हो रहा है? पूरे देश में हल्ला बोल चल रहा है। अब उस हल्ला बोल का समर्थन कौन कर रहा है? उसमें भीड़ कौन जुटा रहा है? उसमें लोग कौन आ रहे हैं? वो आरएसएस वाले हैं, आरएसएस के कैडर हैं, आरएसएस के लोग हैं। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे आरएसएस बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे आरएसएस हमेशा से विश्वासघाती संगठन रहा है, देश के साथ ही उसने विश्वासघात किया है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो आरएसएस हमेशा सामने से लड़ने वालों में से नहीं रहा। आप जानते हैं आजादी के पहले से इसका गठन हुआ था और
इसके एक भी मेंबर कभी जेल नहीं गए, कभी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किए, कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किए, और यहां तक कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किए थे। खैर, इतिहास में अभी नहीं जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में आरएसएस की सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी है। आरएसएस का सबसे बड़ा सरदर्द नरेंद्र मोदी है। आरएसएस का सबसे बड़ा गलत डिसीजन अगर कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है, और अब उस अपनी गलती को सुधारना चाहता है आरएसएस। इसीलिए मैंने कहा कि आरएसएस लड़ाकू संगठन नहीं है, आर्मर नहीं है, फाइटर नहीं है, पीछे से भले ही वार करे। यहां वो भी मतलब आरएसएस यहां मोदी से छुटकारा पाना तो चाहता है, मोदी को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि देश अब मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सामने आकर मुकाबला करने के लिए आज भी आरएसएस में वो दम नहीं है। अंग्रेजों के दबाए ये लोग, अंग्रेजों से डरे ये लोग, पीछे से वार करने वाले ये लोग आज भी पीछे से ही वार कर रहे हैं। वैसे हमें मोदी से हमदर्दी नहीं है, हम चाहते हैं कि मोदी किसी भी कीमत पे जाए, लेकिन आरएसएस जो कर रहा है इस समय खुल करके सीधे देश हित में, राष्ट्र हित में, उसे नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में धक्के देकर भेजना चाहिए, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहिए। कहने का मतलब खुल करके नरेंद्र मोदी का विरोध सामने से करना चाहिए, जो हिम्मत आज भी आरएसएस में नहीं है। आरएसएस जो इतिहास के पन्नों में जिस चीज के लिए जाने जाती है, पीछे से वार करने के लिए, आज वो अपने ही खड़े किए भस्मासुर का खात्मा तो चाहती है। ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी राजनीति से हट जाए, ये चाहती है इस देश को नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन सामने से नहीं लड़ना चाहती, सामने नहीं आना चाहती। ये आज भी आरएसएस का सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। अब मुद्दे वाली बात, आरएसएस अरविंद केजरीवाल को आगे करके नरेंद्र मोदी पर प्रहार करती और करवाती रही। आज आरएसएस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी हल्ला बोल कार्यक्रम में दीवार की तरह खड़ी है, समर्थन कर रही है, मदद पहुंचा रही है, यहां तक कि भीड़ जुटा रही है या भीड़ बनकर साथ दे रही है। यह है आरएसएस का खेल, यह है आरएसएस का गेम। और जो खेल आरएसएस खेल रही है, इस बात को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तभी समझ गए थे जब अरविंद केजरीवाल खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी पर प्रहार करना शुरू किया था। नरेंद्र मोदी तभी जानते थे कि यह सब कुछ आरएसएस करवा रहा है। नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है, मैंने कहा कि मोहन भागवत सामने नहीं आ सकते, आए तो उनके घर भी ईडी सीबीआई जा सकती है, जाएगी, वो तो शूटर हैं, जिसके यहां भेजेंगे नरेंद्र मोदी वो जाएंगे, लेकिन उनमें इतना हिम्मत नहीं, इतना दम नहीं, ये उनके डीएनए में नहीं, ये उनके खून में नहीं है कि खुल करके लड़े। जब अंग्रेजों से नहीं लड़े, जो बेगाने थे, इस देश पर अत्याचार कर रहे थे, राज कर रहे थे, उनसे नहीं लड़े, उनसे हाथ मिला कर रहे, तो मोदी से खुलकर क्या लड़ेंगे? किसी अंग्रेजी सल्तनत या किसी मुगल सल्तनत या किसी और जिनका गुलाम भारत रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में आज भारत है। लेकिन फिर भी आरएसएस मैदान में नहीं आना चाहती, पीछे से लड़ना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को सामने कर दिया है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी खिलाड़ी है, पढ़े लिखे हैं, मोदी की तरह गवार नहीं है, इसीलिए बड़े आराम से नरेंद्र मोदी को चिढ़ा चिढ़ा करके जेल चले गए। जितनी सीटें वो जीतने की इच्छा रखते रहे होंगे, मैक्सिमम, अधिक से अधिक अरविंद केजरीवाल के मन में रहा होगा कि लोकसभा के चुनाव में मैं इतनी सीटें जीतूं, जितनी उनकी इच्छा रही होगी, उससे 20% ज्यादा सीटें अब वो जीतेंगे, या उससे भी ज्यादा समझ लो। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आप पार्टी का, यानी इंडिया गठबंधन का अब स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा रहेगा। जितने लोग खड़े होंगे 80% लोग जीत जाएंगे। यानी यह निश्चित हो गया है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। यह भी निश्चित हो गया है कि राहुल गांधी भारत के अगले 16वें प्रधानमंत्री बनेंगे।
और ये बात, और ये भी निश्चित हो गया, अब ये भी सामने आ गया कि अगर अरविंद केजरीवाल की मदद आरएसएस कर रही है तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो कांग्रेस की भी मदद कर रही है, वो राहुल गांधी की भी मदद कर रही है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी तक पहुंचाने में रास्ता साफ कर रही है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये बात मैंने बहुत पहले बताई, क्योंकि मैं कैरेक्टर को जानता हूं, आरएसएस के कैरेक्टर को जानता हूं, आज आरएसएस के डीएनए को जानता हूं, मैं मोदी के डीएनए को जानता हूं और बार बार इस बात पर बोल चुका हूं। ये सामने से लड़ने वालों में से नहीं है, ये पीठ में ही वार करने वाले लोगों में से हैं। नरेंद्र मोदी अगर मोहन भागवत सामने आए तो पीठ पर वार खाना पड़ेगा, इसलिए वो भी चुप हैं। पीछे से वो भी पीठ पे ही वार कर रहे हैं, वो भी पीछे से अरविंद केजरीवाल के हल्ला बोल को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। समझ गए? बस इतनी सी बात मेरे दोस्त, मैं बहुत पहले मतलब कॉन्फिडेंटली ये बात, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास के साथ ये बात आप लोगों के सामने रखी थी कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने लोगों को दुश्मन बना लिया है। जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, वो भी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखने के लिए मजबूर हैं और कोशिश में लग गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी अब, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इस योग्य हैं। उन्होंने भारत में यह साबित किया कि वो भारत की राजनीति के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से अपनी निष्ठा को भी साबित कर दिया। राजनीति के प्रति अपनी निष्ठा, देश के प्रति अपनी निष्ठा, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को भी साबित किया है। कोई नहीं है उनके सामने खड़े होने वाला। मोदी तो कहीं भी टिक नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन अब ऐसे बहुत से सहयोगियों का साथ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है जो नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे मैं, उदाहरण के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं, ना राजनीति में, ना समाज में, ना कहीं आम आदमी हूं और खुश हूं अपने आम आदमी होने पर। लेकिन सच बोलने वाला, सच का साथ देने वाला, सच के साथ रहने वाला मैं हूं। मेरी मंशा है, मेरी फीलिंग्स है, और अपने से ही मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूं। मेरा कोई मतलब नहीं है राजनीति से, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बदलते चेहरे को, नरेंद्र मोदी के धोखे को, नरेंद्र मोदी की गद्दारियों को, नरेंद्र मोदी के छल को, नरेंद्र मोदी के कपट को, नरेंद्र मोदी के अनाचारों, दुराचारों, कुकर्मों को मैंने देखा है, समझा है, जाना है, सुना है बड़े करीब से। आज पूरे देश में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का हल्ला मचा हुआ है, उसके घपले का, यह सच है कि नरेंद्र मोदी ने घपला किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, लेकिन वो डकैती किसी कंपनी पर नहीं डाले हैं, वो किसी का गला पकड़ करके उस आदमी का पैसा नहीं लिए हैं, वो ब्लैक मनी जो थी, जो देश का हक था, जो देश को मिलना चाहिए था, उसको वसूला है। यानी वो किसी कंपनी को धोखा नहीं दिए हैं। एक्सटॉर्शन में जो फिरौती मनी वसूली है नरेंद्र मोदी, वो उस कंपनी ने जिसने उन्हें फिरौती के रूप में धन दिया है, वो फिरौती का धन आम आदमी का है, उस आदमी का नहीं है। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने ऑल ओवर इन, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझ चुके थे कि आम आदमी कभी आवाज उठाएगा नहीं, आम आदमी कभी बोलेगा नहीं, आम आदमी को कुचल डालो, भिखारी बना दो, नंगा कर दो, सब कुछ लूट लो, फिर भी सांस नहीं लेगा। और तब जब उसे धर्म की गुट्टी पिला दिया जाए, सांप्रदायिक बना दिया जाए, जब उसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, जब उसे बरगला दिया जाए, तब तो वो एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और वही हुआ है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने किसी कंपनी को नहीं लूटा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लूटा,
नरेंद्र मोदी ने आम जनता को लूटा है, आम आदमी को लूटा है, देश को लूटा है, देश के आम लोगों के धन को लूटा है। और लूट कर उस बंटवारे और हिस्सेदारी का यह सब कुछ खेल है जो फॉल्स फेक कंपनियों के द्वारा भारत में लाया जा रहा है पैसा, जिसके बल पे अडानी को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाया जा रहा है, या जिसके जरिए पैसे खुद दे करके उसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करवा करके लिया जा रहा है, या उन कंपनियों की मदद की जा रही है जो गुजरात लॉबी के अंतर्गत आते हैं, गुजराती माफिया हैं। माफियाओं की बात कर रहा हूं, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो आज नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के आम जनता का, आम आदमी का, पूरे देश का गला दबा रहे हैं, गला घोंट रहे हैं और किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जो देश के लिए सबसे बड़े घातक हैं और नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं। मेरे दोस्त, तो कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में उनके ऐसे बहुत से दोस्त हैं, दोस्त अब शामिल हो गए हैं उनके बनाने में, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसे बहुत से लोग प्रयासरत हैं जो कांग्रेस या राहुल गांधी के दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं, विरोधियों की कैटेगरी में आते हैं, सत्ता पक्ष की ओर हैं। कहने का मतलब यह है सत्ता पक्ष के लोग भी आज राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जहां ये दो माफिया मिलकर के पूरे देश को ओवर रूल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सता रहे हैं, लूट रहे हैं, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, इन्हीं बातों से ये बात को समाप्त करते हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में ऐसे उनके बहुत से अनजाने दोस्त भी शामिल हो गए हैं जो सामने से उनके दुश्मन हैं।